जय हिंद साथियों। मैं एसपी ठाकुर आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक गुप्त साम्राज्य पर। इस पर बात करेंगे गुप्त साम्राज्य पर, तो इसको बहुत ही विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुप्त साम्राज्य गुप्त साम्राज्य वैसे तो माना जाता है 275 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक, लेकिन ये 275 ईस्वी से लेके 319 ईस्वी तक के दो प्रमुख शासक हुए हैं कौन? श्रीगुप्त और घटोत्कच। एक कुषाणों के सामंत बनकर रहे हैं, स्वतंत्र शासक नहीं थे, इसलिए इनका टाइम पीरियड स्वतंत्रता में नहीं गिना जाता। गुप्त साम्राज्य का टाइम पीरियड गिना जाता है, अवधि गिनी जाती है 319 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक। तो गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी? राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त, जो कि किसका? कुषाणों का सामंत था। किसका सामंत था? कुषाणों का सामंत था। श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य में कब से कब तक शासन किया? तो 275 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी तक इसने शासन किया, जिसकी जानकारी हमें प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में गुप्त को, जो श्रीगुप्त है, इसको गुप्तों का आदि पुरुष कहा गया है। गुप्तों का आदि पुरुष। तो गुप्तों का आदि पुरुष किसके लिए कहा गया है? श्रीगुप्त के लिए कहा गया है। किसमें कहा गया है? तो प्रभावती गुप्त के पूना ताम्र पत्र अभिलेख में कहा गया है। यही कारण है कि श्रीगुप्त को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त के बाद में इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच शासन करता है गुप्त साम्राज्य पर, जो कि 300 ईस्वी से लेकर के 319 ईस्वी तक शासन करता है। दोस्तों, अगर आप ये सब नोट्सों की पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको ये बिल्कुल फ्री सेंड कर दूंगा। तो घटोत्कच ने भी अपने पिता की तरह महाराज की उपाधि धारण की थी, और जो स्कंदगुप्त का सुपिया लेख है, स्कंदगुप्त का सुपिया लेख, स्कंदगुप्त का सुपिया लेख मध्य प्रदेश के रीवा में है। इसमें गुप्त वंश का प्रथम शासक किसके लिए बताया गया है? घटोत्कच को बताया गया है। तो ये आप याद रखोगे कि गुप्त वंश का प्रथम शासक घटोत्कच को किसमें बताया गया है? तो स्कंदगुप्त के सुपिया लेख में बताया गया है। और यह सुपिया लेख कहाँ पर है? तो रीवा मध्य प्रदेश में है। यहाँ उल्लेखनीय है कि श्रीगुप्त तथा घटोत्कच को स्वतंत्र शासक नहीं बल्कि सामंत माना जाता है, क्योंकि इन दोनों ने केवल महाराज की उपाधि धारण की थी। और जो ये दोनों थे, यह किन के सामंत बनकर रहे? तो कुषाणों के सामंत बनकर रहे। किसके सामंत थे यह? कुषाण शासकों के सामंत थे। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था, जो घटोत्कच के बाद 319 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी तक शासन करता है। कब से कब तक? 319 ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी तक शासन करता है, जो कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। ठीक है। उपाधि की बात करें तो महाराधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक था। तो महाराधिराज की उपाधि धारण करने वाला महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था, जो कि 319 ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी तक शासन करता है। इसने अपना राज्यारोहण कब करवाया था? तो 319 ईस्वी में करवाया था। 319 ईस्वी में करवाया था, और इसी के उपलक्ष्य में इसने
गुप्त संवत का आरंभ किया था। तो इम्पोर्टेंट है कि गुप्त संवत का आरंभ कब से माना जाता है? तो 319 ईस्वी से माना जाता है, जब चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। बात करें कि इसने अपना विवाह किससे किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से किया था। कुमार देवी से किया था, और जो लिच्छवी वंश के शासक थे, फिर इन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम को अपना राज्य विस्तार करने में सहयोग प्रदान किया। हेमचंद राय चौधरी, जो कि एक इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम को द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक माना है। तो ये आप याद रखोगे कि द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक किसके लिए कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए कहा जाता है। और यह वाक्यांश किसने कहा है? तो हेमचंद राय चौधरी ने कहा है। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ये आप याद रखोगे कि सर्वप्रथम गुप्त शासकों में किसने सोने के सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किए थे, जिन्हें राजा रानी या विवाह प्रकार के सिक्के कहा जाता है। तो राजा रानी या विवाह प्रकार के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें एक साइड चंद्रगुप्त और एक साइड उसकी पत्नी कुमार देवी का चित्र अंकित था। तो ये आप याद रखोगे कि चंद्रगुप्त और कुमार देवी के चित्रों का अंकन किसमें था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा प्रकाशित सिक्कों में था। इसके बाद में चंद्रगुप्त के बाद में उसका लड़का समुद्रगुप्त शासक बनता है, जो कि 335 ईस्वी से लेकर के 380 ईस्वी तक शासन करता है, लगभग 45 साल तक, जिसमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, जो कि समुद्रगुप्त के मंत्री हरिसेन का है। उसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने भरी सभा में अपने पुत्र समुद्रगुप्त को अपना राज्य प्रदान कर संन्यास ले लिया था। तो ये आप याद रखोगे कि किस अभिलेख में कहा गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने भरी सभा में अपने पुत्र समुद्रगुप्त को राज्य प्रदान कर संन्यास ले लिया था। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में कहा गया है। बात करें समुद्रगुप्त का बचपन का नाम, तो कांच था। क्या था? कांच। इसकी उपाधियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इक्का दुक्का करके एग्जाम में आती रहती हैं। तो ये आप याद रखोगे। 100 युद्धों का विजेता समुद्रगुप्त, विक्रमांक समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हजारों एग्जामों में आ चुका है कि भारत का नेपोलियन किसके लिए कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त के लिए कहा जाता है। किसके लिए कहा जाता है? समुद्रगुप्त के लिए कहा जाता है। और किसने कहा है? तो विंसेंट स्मिथ इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त के लिए कहा है। इसके बाद में व्याग परिक्रमांक, अश्वमेघ पराक्रमः, परम भट्टारक, धरणीबंध, लिच्छवी दोहित्र और कविराज, जिनमें से ये दो ऊपर की 1 और 2 ये उपाधियां सिक्कों पर अंकित हैं। कौन कौन सी? व्याग परिक्रमांक और अश्वमेघ पराक्रमः, ये दोनों उपाधियां समुद्रगुप्त के सिक्कों पर मिलती हैं। बाकी की ये चारों परम भट्टारक, धरणीबंध, लिच्छवी दोहित्र क्यों किया है? चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का पुत्र था, जिसके कारण इसको लिच्छवी दोहित्र और कविराज यह हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में ये चारों उपाधियां मिलती हैं। इसके बाद में सर्वराजो छेता, ये समुद्रगुप्त के अभिलेखों में इसकी उपाधि मिलती है। अब जान लेते हैं कि बार बार ये प्रयाग प्रशस्ति का नाम आ रहा है, तो ये क्या था? तो ये प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख है, जिसका लेखक कौन था? हरिसेन, जो कि कौन था? समुद्रगुप्त का मंत्री था। ये आप याद रखोगे, हरिसेन समुद्रगुप्त का मंत्री था, जिसने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। भाषा क्या थी? संस्कृत। कुल पंक्ति कितनी है? 33। लिपि ब्राह्मी है। अगर बात करें शैली की, तो चंपू शैली है। और चंपू शैली किसके लिए कहा जाता है? जिसमें गद्य और पद्य 2 शैलियां मिश्रित कर दी जाती हैं। अब बात करते हैं कि अगर इसको भारत का नेपोलियन कहा गया है, तो कहीं ना कहीं विजय अभियानों के कारण कहा गया होगा। तो जानते हैं कि इसने कौन कौन से विजय अभियान किए थे। तो समुद्रगुप्त के संबंध में कहा जाता था कि अगर उसके शरीर में 100 घाव थे,
ठीक है, उसके शरीर में कितने घाव थे? 100 घाव थे, 100 घाव थे, तथा उसने 1000 युद्ध जीते थे। कितने युद्ध जीते थे? 1000 युद्धों का विजेता था। समुद्रगुप्त कभी भी पराजित नहीं हुआ था। समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी उसके मंत्री हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। तो ये बार बार आ रहा है, आप याद रखोगे कि प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन है, तो उसका मंत्री हरिसेन था। अब देख लेते हैं इसकी विजय अभियान। तो सबसे पहले आर्यावर्त की विजय, यह समुद्रगुप्त का प्रथम अभियान था जिसमें यह 9 राज्यों को परास्त करता है तथा इन राज्यों के संबंध में राज्य फिर सबो धारण की उपाधि नीति अपनाता है। कौन सी? राज्य फिर सबो उद्धरण की नीति अपनाता है। ये नीति क्या होती है? तो अर्थात इन राज्यों का बलात् उन्मूलन कर उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। आर्यावर्त विजय के बाद में इसकी इंपोर्टेंट विजय है दक्षिणापथ की विजय, जिसमें यह 12 राज्यों को परास्त करता है और इस दौरान वह ग्रहणों मोक्षानुग्रह की नीति अपनाता है। तो आप याद रखोगे कि समुद्रगुप्त ने ग्रहणों मोक्षानुग्रह की नीति कब अपनाई थी? तो दक्षिणापथ की विजय के अभियान के दौरान अपनाई थी, जिसमें उसने 12 राज्यों को पराजित किया था। और यह नीति क्या थी? तो विजय के उपरांत उनके राज्य वापस कर दिए थे। तो विजय के उपरांत उनके राज्य वापस कर देना कौन सी नीति कहलाती है? ग्रहणों मोक्षानुग्रह की नीति कहलाती है। जो समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय है उसको जो इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी हुए हैं उन्होंने धर्म विजय की संज्ञा दी है। तो समुद्रगुप्त की किस विजय को धर्म विजय की संज्ञा दी जाती है? दक्षिणापथ की विजय को धर्म विजय की संज्ञा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? तो एक इतिहासकार हुए हैं हेमचंद राय चौधरी। ठीक है, इसके बाद में आठविक राज्यों की विजय। अटवी किसका पर्यायवाची है? जंगल या वनों का पर्यायवाची है। तो ये आप याद रखोगे क्योंकि यह तृतीय चरण में समुद्रगुप्त ने जंगली राज्यों को पराजित किया था, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर के मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के वनों में फैले हुए थे। कौन? आठविक। इनके संबंध में समुद्रगुप्त ने परिचारीकृत की नीति अपनाई थी। और ये परिचारीकृत की नीति क्या होती है कि इन राज्यों को अपना सेवक बना लिया था। तो किन राज्यों को समुद्रगुप्त ने अपना सेवक बना लिया था? आठविक राज्यों को अपना सेवक बना लिया था। इसके बाद में वह चतुर्थ चरण में प्रत्यंत राज्यों की विजय करता है, जिसमें वह उत्तर तथा पूर्वी सीमा पर स्थित 9 गणतंत्रों तथा 5 राजतंत्रों को पराजित करता है। किस चरण के अंतर्गत? चतुर्थ चरण के अंतर्गत, जिसमें वह सर्व करदाना व्याकरण प्रमाणा गमन की नीति अपनाता है। ये नीति क्या थी? तो इसके तहत जो ये राज्य थे 9 गणतंत्र और 5 राजतंत्र, ये समुद्रगुप्त को सही प्रकार के कर देते थे, उसकी आज्ञा का पालन करते थे तथा उसे प्रणाम करने के लिए राजधानी में उपस्थित रहते थे। और समुद्रगुप्त की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी, मैंने ये बताया है आपको। इसके बाद में ऐरण अभियान। तो समुद्रगुप्त ने ऐरण अभिलेख में अपनी जो उसकी पत्नी थी दत्त देवी का उल्लेख किया है। तो समुद्रगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? दत्त देवी नाम था, जिसका उल्लेख किस में मिलता है? तो समुद्रगुप्त के ऐरण अभिलेख में मिलता है। ऐरण समुद्रगुप्त का भोगनगर था। तो समुद्रगुप्त का भोगनगर क्या था? ऐरण था। ठीक है, जो कि सागर बीना में है। ऐरण अभिलेख में कहा गया है कि समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर तथा नाराज होने पर यमराज था। अगर प्रसन्न हुआ तो वह कुबेर की भांति धन देगा और अगर नाराज हुआ तो यमराज की भांति मृत्यु दंड देगा। यह किसके संदर्भ में कहा गया है? समुद्रगुप्त के संदर्भ में कहा गया है। बात करें इसकी धार्मिक उपलब्धि के बारे में, तो धार्मिक रूप से समुद्रगुप्त ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ठीक है, लेकिन इसने किसी अन्य दूसरे धर्मों के उसमें कोई कटलब्धता नहीं राखी, बल्कि उनके विकास में योगदान दिया है। जैसे बात करते हैं कि समुद्रगुप्त से जो सिंघल का शासक होता है कौन? मेघवर्मन बोध गया में एक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगता है। किससे? समुद्रगुप्त से, और समुद्रगुप्त से यह अनुमति दे देता है। बात करें सांस्कृतिक उपलब्धि की, तो समुद्रगुप्त कुशल वीणा वादक था। वेरी IMP पॉइंट है
कि समुद्रगुप्त क्या बजाता था, तो वीणा वादक बजाता था। उसने एक अश्वमेध यज्ञ भी किया था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने वीणा वादन तथा अश्वमेध प्रकार के सिक्के जारी किए थे। ये था समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड। इसके बाद में राम रामगुप्त की ऐतिहासिकता भी आती है कि समुद्रगुप्त के बाद में कौन शासक बनता है, रामगुप्त शासक बनता है। अगर रामगुप्त की बात की जाए तो रामगुप्त का गुप्तकालीन अभिलेखों में या जो गुप्त काल का इतिहास है इसमें इसका कोई नाम नहीं मिलता है। लेकिन अगर बात करें कि जो विशाखदत्त की देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक है, इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय से पूर्व रामगुप्त को गुप्त शासक के रूप में बताया गया है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों कि जब रामगुप्त शासक होता है तो इस टाइम पर शक आक्रमण कर देते हैं। तो जो रामगुप्त की पत्नी होती है कौन, रामगुप्त की पत्नी होती है ध्रुव देवी। ध्रुव देवी जो कि रामगुप्त की पत्नी थी, यह शकों को सौंप कर शांति स्थापित करने की बात करता है। लेकिन जो इसका छोटा भाई होता है कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय ध्रुव देवी के स्थान पर जाता है तथा शकों को मार करके वापस आता है और वापस आन करके रामगुप्त की भी हत्या कर देता है और ध्रुव देवी से क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। चूंकि इस घटना का उल्लेख गुप्त अभिलेखों में नहीं है, परंतु इसका पर्वतीय स्रोतों में बहुत वर्णन मिलता है। जैसे बात करें कि जो बाणभट्ट की हर्षचरित्र है, राजशेखर का काव्य मीमांसा है, और जो राष्ट्रकूट शासक हुए हैं कौन, अमोघ वर्ष का जो संजन ताम्रपत्र है, और जो गोविंद चतुर्थ का सांगली व खंबात ताम्रपत्र में इनका उल्लेख बहुत ज्यादा मिलता है। साथ ही रामगुप्त के तांबे के सिक्के विदिशा तथा अरण्य से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और रामगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने तांबे के सिक्के जारी किए थे। तो इन सभी प्रमाणों के आधार पर कह सकते हैं कि रामगुप्त की ऐतिहासिकता स्वीकार कर ली जाती है तथा यह समुद्रगुप्त के बाद तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले समुद्रगुप्त के बाद तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले शासक बना था। ठीक है, तो ये था रामगुप्त। इसके बाद में रामगुप्त के बाद में कौन शासक बनता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि इसका छोटा भाई था, इसकी हत्या करके शासक बनता है। तो इसको दोस्तों जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि 380 ईस्वी से लेकर के 412 ईस्वी तक शासन करता है। पार्ट 2 में गुप्त साम्राज्य को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।